हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें जो हमारा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है उसके नाम से ही जो है इसके अंदर के जो कंटेक्स्ट है उसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा। दैट इज मेजरली हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या आई कैन से कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो वेरियस इश्यूज है उन्हें हम लोग देखेंगे। आई होप सो कि इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है वो आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि हर एक चैप्टर की लिंक उसके प्रीवियस जो है चैप्टर से होती है। तो आई होप सो कि आप सिस्टमैटिक मैनर में जो है अपने पूरे सिलेबस को कर रहे हो कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट में बोल देती हूँ मैं, इतना बड़ा नेम से अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इनसे रिलेटेड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस फीचर्स, वेरियस चैलेंजेस, वेरियस इश्यूज को जो है हम लोग इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर में देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि इसमें जो है हम लोग किन किन टॉपिक्स को देखेंगे। तो थोड़ा सा रहेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज व्हाई एम्प्लॉयमेंट इज नेसेसरी। मेजरली अगर मैं बोलूं तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यही देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्या है, या हम जो है या कोई भी पर्सन जो है वो काम करता क्यों है। आज आप पढ़ रहे हो किस पर्टिकुलर मोटिव से कि आगे जाकर जो है आप कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। तो क्यों करना है, क्यों हमें एम्प्लॉयड होने की जरूरत है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कुछ वेरियस जो है टर्म्स को हम लोग देखेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट कितना है ये देखेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कौन किस किस सेक्टर में कैसे कैसे जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये समझेंगे कि ये चीज क्या बोलना चाह रही है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसे देखेंगे। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, एंड देन उसके बाद में जो है इंडियन वर्कफोर्स में इनफॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है इसे देखेंगे। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट तो समझ लिया क्या है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसे भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, या वी कैन से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। सो दीज आर बेसिकली द वेरियस टॉपिक्स जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है कवर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। व्हाई डू पीपल वर्क, स्टार्टिंग में ही हमने जो है क्वेश्चन पूछा कि लोग काम क्यों करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों हमें एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ने की जरूरत है, क्यों हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना चाहिए, जो है गवर्नमेंट को वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, ईटीसी ईटीसी, ये सब कुछ क्यों कहा जाता है, क्योंकि देयर इज अ नीड टू वर्क। एंड व्हाई इज देयर अ नीड टू वर्क, उसी क्वेश्चन का जो है हम यहाँ पर आंसर करेंगे, दैट इज व्हाई डू पीपल वर्क। So work plays an important role in our lives as individuals and as members of societies, ठीक है। जो वर्क है वो हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नो डाउट। आप इंडिविजुअल्स के बेसिस पर देखो या सोसाइटी के बेसिस पर देखो, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल भी हमें जो है वर्क करने की बहुत जरूरत है, और अगर हम एक सोसाइटल बेसिस पर देखें तो पूरी सोसाइटी को ग्रो करवाने के लिए भी जो है लोगों का वर्क करना इज नेसेसरी। पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, हम वर्क करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक है। ये जो हमारे खर्चे हैं वो कहाँ से हम लोग जो है पूरे करेंगे, ऑलराइट, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कैसे फुलफिल होगी, तो हम अर्न करते हैं, ठीक है। हम अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, दैट इज जो है एक जो सेल्फ डिपेंडेंट वाली चीज है कि हाँ हमारे जितने खर्चे उस हिसाब से हम कमा रहे हैं, या हमें जैसे जीना है उस हिसाब से जो है हमारी इनकम एंड ऑल हो रही है, ठीक है। तो इनकम ऐसे ही नहीं हो जाएगी, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। बिना काम करने के लिए जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिना काम करे जो है हमारे पास में पैसा आता जाएगा। अब वो बात अलग है कि किसी के एंसेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वेल्दी हो, बहुत ज्यादा रिच फैमिलीज हैं,
तो भी वो एक टाइम के बाद में आने के बाद में वो जो पैसा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल नीड टू वर्क ताकि जो है वो अर्न कर सके अपनी लिविंग को। सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग इट एंड नॉट वर्किंग फॉर इट, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास में जो है मनी होता है इनहेरिट करके, जो चीज अभी अभी बोली कि हमारे जो है दादा परदादा जो है हमें ये इतना पैसा दे गए हो, तो वो इनहेरिट करके जो है हमारे पास में होता है, और मतलब किसी किसी के पास में, और वो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। दिस डज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीबडी, ये किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप काम नहीं करोगे ना तो आपके आजू बाजू वाले, आपके आइट साइड वाले, आपके रिश्तेदार आप लोगों को इतने ताने मारेंगे कि आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग दैट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें एक सोसाइटल रिकॉग्निशन की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारी थोड़ी क्या करें, तारीफ करें, हमारी जो है अचीवमेंट्स गिनाए, ऐसा लगे जो है आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन्हें ऐसा लगे कि नहीं यार वो पर्सन कुछ है, तो कब लगेगा, जब आप कुछ जो है ना रिस्पेक्टेबल काम करोगे तब, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास में इनहेरिटेंस का पैसा है तो ठीक है वो है, लेकिन वो आपके जो है ना नीड्स को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ क्या रहेगा कि डिसअकम्प्लिशमेंट की, अभी जो है अपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, ऐसी वाली चीज जो है वो बैक ऑफ द माइंड रहेगी, ठीक है। So being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others, ठीक है। हम किसी अगर वर्क में एम्प्लॉयड हैं तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक सेल्फ वर्थ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हमें खुद की जो है ना वर्थ समझ में आ रही है, हमें खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ जो है मकसद लेकर आए, या हम आए हैं तो बोझ नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइप वाला वी कैन से ऑल्सो जो है हम दूसरों से रिलेट कर पाते हैं, और जो है हम एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग, ठीक है। तो हर एक जो वर्किंग पर्सन है वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम जो कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी ध्यान है तो बहुत ही शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इनकम मतलब कि पूरे नेशन की जो इनकम है, ठीक है। और इनकम अर्न की जाती है, ये याद रखना, जब हम काम करते हैं और उसके बदले में हमारी इनकम हो रही है तो दैट इज नोन एज बेसिकली दी इनकम, ठीक है। जब आपको फ्री फोकट में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो तो एक काइंड से क्या हो गया कि कोई चैरिटी काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो जो फैक्टर इनकम्स होती है, जब आप अर्न करते हो ना उसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। तो सारी फैक्टर इनकम को जब हम सम अप करते हैं तो दैट गिव्स अस नेशनल इनकम। तो जब भी कोई भी पर्सन काम करता है तो वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, और अल्टीमेटली हम इस कंट्री के लिए फिर जो है हेल्पफुल कहलाते हैं, ठीक है। The development of the country by engaging in various economic activities, that is the real meaning of earning a living, ठीक है। We do not work only for ourselves, we also have a sense of accomplishment when we work to meet the requirement of those who are dependent on us, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है उनके लिए भी काम कर रहे हैं जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। All right, there are people who are dependent on you या will be dependent on you, ठीक है। या फिर इसके अपार्ट एग्जाम्पल दूं तो आज जो है आप लोग आपके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो उनके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो मेजरली आप लोगों के लिए भी वर्क कर रहे हैं कि आपके जो भी नीड्स वांट्स सब कुछ है वो फुलफिल किए जा सके, ठीक है। तो जो है एक पर्सन वर्क करता है खुद के लिए तो कर ही रहा है, पर खुद के लिए कम करता है, और जो लोग उस पर डिपेंडेंट है उनके लिए जो है वो ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। Having recognized the importance of work, Mahatma Gandhi insisted upon education and training through a variety of works including crafts, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क है इसको रिकॉग्नाइज करके जो है महात्मा गांधी ने क्या बोला था, या किस चीज पर जो है इंसिस्ट किया था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर जो है इंसिस्ट किया था। इस चीज को हम लोग कहां पर पढ़कर आ चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो अल्टीमेटली अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा तो पॉवर्टी कम होगी, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने भी एजुकेशन पर और ट्रेनिंग पर इंसिस्ट किया था, ठीक है।
Studying about working people gives us insight into the quality and nature of employment in a country and helps in understanding and planning our human resources. अब बेसिकली ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी और आगे भी हम लोग जो है बहुत कुछ देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बट क्या जरूरत है एम्प्लॉयमेंट या जो है वर्क को स्टडी करने की, जो वर्किंग पीपल है उनको स्टडी करने की क्या जरूरत है? तो उनको स्टडी करने की ये जरूरत है कि इससे हमें एक इंसाइट मिल रहा है, हमें जो है चीजें समझ में आ रही है कि क्या जो है क्वालिटी है, क्या नेचर है एम्प्लॉयमेंट का, किस कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, कहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वर्क कर रही है, उनसे उनको रिटर्न कितना मिल पा रहा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी जो है कंडीशन कैसी है, उसकी वर्क प्लेस कैसी है, कितने लोग काम कर पा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें जो है ना ये हमें पता चलता है जब हम वर्किंग पीपल को स्टडी करते हैं, जब हम वर्किंग सिनेरियो को स्टडी करते हैं, ठीक है। It helps us to analyze the contribution made by different industries and sectors towards national income. इससे हमें ये भी पता चलता है कि नेशनल इनकम में जो वेरियस सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर जो है वो कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर से जो है नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ रही है, कौन से कम बढ़ रही है। तो इन शॉर्ट हमें ये पता चलेगा जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना वहां पर काम करने वाले लोगों की कंडीशन या उनकी इनकम भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू दी अदर्स। ऑलराइट, तो उससे भी जो है बहुत सारी चीजें हमें क्लियर आउट होती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एड्रेस मेनी सोशल इश्यूज सच एज exploitation of marginalized sections of society, child labor etc, ठीक है। ये जो है हमें हेल्प कर रहा है किस चीज में, इस चीज को एड्रेस करने में कि क्या जो है वेरियस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं वर्क के नाम पर, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो है क्या क्या वेरियस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। All right, so this was basically the introductory part कि क्यों जो है हमें एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने की जरूरत है, क्यों हमें वर्किंग पॉपुलेशन को पढ़ने की जरूरत है और वर्क करना क्यों जरूरी है। आई होप सो कि ये इतना जो पार्ट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है। नाउ स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे चैप्टर में वैसे वैसे जो है ये सारे जो टर्म्स हैं, जो हमारे ये वेरियस टर्म्स रहेंगे, ये कंसेप्ट्स रहेंगे, ये यूज में आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि एक वर्कर कौन होता है, ठीक है। अब वर्कर कौन है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो वर्कर एक इंडिविजुअल है जो कि इन्वॉल्व है इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ, ठीक है। तो एक वर्कर वो इंडिविजुअल है जो कुछ क्या कर रहा है, काम कर रहा है ताकि वो अर्न कर सके, ठीक है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। आपका जो है वर्क या आई वुड से कि जो वर्कर है वो एक बहुत ही लो ग्रेड पर काम करने वाला पर्सन भी है और किसी कंपनी का सीईओ भी वर्कर ही है, ठीक है। हमेशा जो है ना एक ये जनरलाइज्ड एक जो ले मैन होता है, दैट मीन्स एक जो कॉमन मैन होता है, उसके हिसाब से वर्कर कौन होता है, वो पर्सन जो कि एक बहुत ही लो लेवल के वर्क कर रहा है उसे हम लोग वर्कर बोलते हैं। लेकिन वो वर्कर नहीं होता, मतलब वो वर्कर होता है लेकिन सिर्फ वही वर्कर नहीं होता है। वर्कर वो हर एक पर्सन है स्टूडेंट्स जो कि काम कर रहा है ताकि वो अर्न कर सके, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स क्या है, वर्कर है। आप आपके आसपास जितने भी लोगों को काम करते हुए देखते हो सब वर्कर है। आपके घर पर जो मेड आ रही है या जो भी स्वीपर्स एंड ऑल है वो सब वर्कर है, ठीक है। मैं कौन हूं, मैं भी वर्कर हूं, ऑलराइट। तो एवरीवन इज वर्कर प्रोवाइडेड दे आर वर्किंग एंड वो जो है अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक वो पर्सन, हर एक वो इंडिविजुअल हु इज वर्किंग टू अर्न देयर लिविंग इज अ वर्कर। A worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities. यहाँ पर बहुत ही क्लियर इस चीज को रखना कि कुछ जो है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ आपके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, ठीक है। कि ये जो है ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे जिसके थ्रू जो है वो काम करके और फिर पैसा अर्न करते हैं। और एक जो ट्रांसफर इनकम वाला कंसेप्ट होता है उसको अलग रखना। दैट इज एक पर्सन कोई काम नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ बैठे बैठे चीजें मिल रही, ठीक है, पैसा मिल रहा है,
तो वो कभी भी आपके जो है वर्कर में नहीं आएगा, वो कभी भी आपके जीडीपी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। So a worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities, ठीक है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रेंडर करके जो है एक जो वर्कर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, जीडीपी में, ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर्स, ईटीसी, ठीक है। देन उसके बाद में इट इज जनरली हु आर ऑल इंक्लूडेड इन वर्कर अगर देखें तो इट इज जनरली बिलीव दैट पीपल हु आर पेड बाय एम्प्लॉयर आर वर्कर्स, हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। हाँ, ये एक पर्टिकुलर नोशन भी है कि जनरली ये भी माना जाता है कि वर्कर कौन है, जो किसी के अंडर काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर वर्कर नहीं है, कौन वर्कर है, एम्प्लॉई वर्कर है, ऐसा बोला जाता है। या ये एक जनरलाइज्ड नोशन हम लोग देखें तो, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो गेट दिस थिंग इन योर माइंड, जो काम करवा रहा है या जो काम प्रोवाइड कर रहा है वो भी वर्कर ही है, और जो कर रहा है वो भी वर्कर ही है। एम्प्लॉयर अगर काम कर रहा है तो वो भी वर्कर ही है, ठीक है। सो एवरीवन इज वर्कर। वर्कर इन सिंपल, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसकी जो है इनकम को अर्न करने के लिए, उसकी लिविंग को अर्न करने के लिए ही और शी इज अ वर्कर। इससे कोई मतलब नहीं है वो किस लेवल पर है, वो क्या है क्या नहीं है, क्या काम कर रहा है, नो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। सो ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक शॉपकीपर्स, कॉबलर्स, ईटीसी। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है वेज एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड जो कि किसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड कि हम खुद ही अपना कोई वेंचर चला रहे हैं, ठीक है, कि किसी ने हमें एम्प्लॉय नहीं किया है, हमने खुद ही को जो है काम दिया है और हम खुद काम कर रहे हैं, हम किसी के अंदर काम नहीं कर रहे, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना वो भी वर्कर है, और जो वेज एम्प्लॉयड है वो भी वर्कर है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु रिमेन टेम्परली एब्सेंट फ्रॉम वर्क। टेम्परली एब्सेंट है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो कुछ टाइम के लिए एब्सेंट है फ्रॉम वर्क, तो उसे भी हम वर्कर ही कहेंगे। अगर कोई परमानेंटली एब्सेंट हो जाए वर्क से तो फिर वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई टेम्परली एब्सेंट है फ्रॉम वर्क, so he or she will be termed as worker, ठीक है। Then it also includes those people who help the main workers, ठीक है, दैट इज जो वेज एम्प्लॉयड वाली मैंने बात की कि ये मेन वर्कर्स को हेल्प कर रहे हैं। ऑल राइट, वेज एम्प्लॉयड में क्या करता है, एक जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को हेल्प करता है, एम्प्लॉयर कौन हो गया, मेन वर्कर हो गया। It means all those who are engaged in economic activities in whatever capacity are workers, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि हर एक वो पर्सन जो कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है किसी भी कैपेसिटी में, ठीक है, कितना भी जो है ज्यादा अर्न कर रहा हो, कितना भी कम अर्न कर रहा हो, वेज एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो वर्कर होगा। So the term worker includes all those people who are engaged in work, whether for others, that is paid workers, or for themselves, that is self-employed workers, ठीक है। तो एक जो टर्म है ये वर्कर, वो क्या इंक्लूड कर रहा है, इन सभी को जो है इंक्लूड करता है, ठीक है। तो आज से ये मत बोलिए कि वर्कर जो है वो मेड है। वर्कर कौन है, हमारे पेरेंट्स भी है, हर एक वो पर्सन है जो कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो अपनी जो ये लाइक हमारी जो टर्म्स है उसको सुधारो कि वर्कर किसे कहा जाता है, लेबर कौन है, ये सारी चीजों को जो है सिंप्लीफाई करो और आई शुड से क्लैरिफाई करो एंड अकॉर्डिंगली उनको यूज करो अपनी डेली लाइफ में ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। देन आता है लेबर फोर्स पर। अब वर्कर हमने देख लिया, नाउ कम्स टू लेबर फोर्स, ठीक है। अब लेबर फोर्स क्या है इसको समझते हैं। All person who are working have a job and though not working are seeking and are available for work are deemed to be in the labor force. In short अगर बोला जाए तो लेबर फोर्स क्या है, वो पर्टिकुलर जो है ना हमारे पास में पॉपुलेशन है जो कि या तो काम कर रही है या अगर काम नहीं कर रही तो काम करना चाहते हैं, दे आर रेडी टू वर्क, बस उन्हें काम मिल जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में दो लोग हैं ए एंड बी, ठीक है। ए जो है ये काम कर रहा है, ठीक है, ए जो है ये फॉर एन एग्जाम्पल सीईओ है किसी कंपनी के, ठीक है। बी जो है वो एट प्रेजेंट अनएम्प्लॉयड है, इनके पास में अभी जो है कोई भी काम नहीं है, ठीक है। B is unemployed, लेकिन B is ready to work, इन्हें बस आप काम दे दो, ये काम ढूंढ रहे हैं, इन्हें जो है अभी काम मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें काम प्रोवाइड कर दोगे तो ये करने लगेंगे, ठीक है।
तो लेबर फोर्स में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट लेबर फोर्स में क्या आएंगे, जो एम्प्लॉयड है वो आएंगे, प्लस जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन दे आर रेडी टू वर्क, दे आर सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है। तो ये सब मिलाकर जो है लेबर फोर्स बनेगा। लेबर फोर्स का सिंपल सा मतलब है कि वो पर्टिकुलर जो है ना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर रेडी टू वर्क, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज, अपनी जो प्रोडक्टिव सर्विसेज है वो रेंडर करने के लिए रेडी है, ठीक है। दिस इज बेसिकली लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स को कुछ हम इस बेसिस से लिख सकते हैं, पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन्स सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है। पर्सन सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क या फिर और अवेलेबल फॉर वर्क आप बोल सकते हो। तो इट इज बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, इसे जो है हम कहते हैं लेबर फोर्स। देन हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स पर आए। सो टू गेट द लेबर फोर्स सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आप किस किस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लेबर फोर्स मिलेगी। पहली चीज अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडिकैप्ड पर्सन, ठीक है, जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, जो कि जो है लाइक अनफिट है, हैंडिकैप्ड है या ओल्ड है, ठीक है। तो ऐसे केस में इन्हें हम क्या मानेंगे कि नहीं ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। लेबर फोर्स का सिंपल सा मतलब ये है कि कितने लोग जो है एक्चुअली में काम कर सकते हैं आपकी कंट्री में, ठीक है, आपकी पूरी पॉपुलेशन के कितने लोग जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे ओल्ड या हैंडिकैप्ड जो भी रहेंगे उन्हें, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंड आता है पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो लोग जो कि काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो वी हैव अ पर्सन नेम्ड रोहन। रोहन की पढ़ाई हो चुकी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ये वो जो उन्हें करना था सब उन्होंने कर लिया है, और अब वो काम नहीं कर रहे हैं अपनी खुद की मर्जी से। उनके पास में काम अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करना ही नहीं। उन्होंने बोला क्या करना काम करके, पापा ने इतना पैसा कमाया है, ठीक है, उसी पे मौज करेंगे हमें नहीं करना काम वाम, हम आराम से बैठेंगे, पढ़ लिया लिख लिया नॉलेज गेन कर लिया, अब कुछ काम नहीं करना है। तो आप रोहन को लेबर फोर्स का पार्ट नहीं मान सकते हो, बिकॉज रोहन इज नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो इन दैट सेंस रोहन जो है वो हमारे लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, जो अनफिट है उन्हें हमने माइनस किया। सेकेंड चीज कि जो लोग जो लोग विलिंग नहीं है वर्क करने के लिए, ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो ऑब्वियसली जो है आप उन्हें पकड़ कर नहीं लाओगे कि नहीं आप काम करो। इंडिया में तो वैसे ही बहुत पॉपुलेशन है जो कि काम करने के लिए रेडी है, हमें किसी को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है। इवन वी आर सीइंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ ग्रेट मास, तो अनएम्प्लॉयड लोग जो है पहले हम उन्हें काम देंगे ना, हम क्यों ऐसे किसी को जो है ना मतलब किसी के सोशल वर्क पर क्यों निकलेंगे कि नहीं अच्छा आपको काम नहीं करना फिर भी आप काम करो, नहीं करना है मत करो, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। तो ये जो है जो लोग विलिंग नहीं है वर्क करने का उन्हें भी हम जो है टोटल पॉपुलेशन में से कर देंगे माइनस। एंड पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, वो लोग जो कि वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग अभी वर्क के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, अभी आप लोग स्टूडेंट हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद में यू विल बी वर्किंग। अभी आप वर्क नहीं करोगे तो आप लोग अवेलेबल नहीं हो वर्क करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग भी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं बनोगे। ऑलराइट, तो जब टोटल पॉपुलेशन में से इन सबको माइनस कर दिया जाता है तो वी गेट आर लेबर फोर्स, ठीक है। दैट इज एक्चुअली में आपकी कंट्री में कितनी जो है ना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि वर्क करने के लिए रेडी है, प्लस वो लोग वर्क जो है अभी कर रहे हैं या कर सकते हैं, दोनों चीजें। ऑल राइट, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स। नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर आते हैं कि अब ये क्या है, ठीक है, समझते हैं। बहुत इजी चीज है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहा जाता है। The ratio of labor force to total population is called labor force participation rate. It is used for analyzing the employment situation of a country. ठीक है, it is basically कि आपकी जो labor force है उसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, टोटल population से।
तो आपका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपको किस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है, या आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है कंट्री की उसको। ठीक है, इट इज बेसिकली लेबर फोर्स में याद रखना अभी सब आ रहा है, क्या आ रहा है आपका पीपल दोज हु आर वर्किंग प्लस पीपल who are seeking to work। ठीक है, they are at present unemployed लेकिन they are ready to work, ये सब कुछ आपका लेबर फोर्स में आ रहा है। तो जब आप लेबर फोर्स को डिवाइड करोगे टोटल पॉपुलेशन में से या टोटल पॉपुलेशन से, तो उसमें से जो आपके पास में आंसर आता है दैट इज बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लेबर फोर्स, 41% in rural areas and 37% in urban areas। अप्रॉक्स देखिए तो 40% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स को बिलोंग करती है। दैट मीन्स हमारी जो इतनी वास्ट पॉपुलेशन है उसका 40% बिलोंग्स टू लेबर फोर्स। अगर सब लोग काम पे लग जाएं, अगर सब लोग काम करने लगे, तो आप ये सोचो कि कितने जो है हाई वेलोसिटी से या कितनी हाई जो है आपकी लाइक स्पीड से ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, बस दिक्कत ये है कि अभी इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए है। 41% रूरल एरियाज में और 37% जो है वो अर्बन एरियाज की है। ठीक है, LFPR for males was nearly 56% and it was 23% for females। यहाँ पर ये चीज शो कर रहा है जेंडर इनइक्विटी। ठीक है, मेल का जो लेबर फोर्स है दैट इज 56%, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से मेल जो लेबर फोर्स है दैट इज 56% और फीमेल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 23% आर लाइक अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, तो ये बता रहा है डिफरेंस कि ज्यादा जो फीमेल्स है वो जो है लाइक वर्क नहीं करते हैं, अभी भी लाइक वो पर्टिकुलर कंडीशन या वो पर्टिकुलर माइंडसेट है कि काम करने की जरूरत नहीं है लड़कियों को। ठीक है, LFPR was about 55% for rural males and about 56% for urban males. It was about 25% for rural females and about 16% for urban females। ठीक है, फीमेल्स की अगर बात की जाए, देखो मेल्स तो रूरल और अर्बन में लगभग सेम ही है, फीमेल्स पर ध्यान दो और फीमेल्स पर क्वेश्चन भी आता है कि रूरल एरियाज में फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, जबकि रूरल एरियाज भी से ना कि बैकवर्ड है, ये है वो है, फिर भी रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं कि फीमेल आर वर्किंग मोर एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल्स। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सिंपल सा इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि रूरल एरियाज में जो घर है या जो फैमिलीज हैं उनकी कंडीशन जो है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो जो है अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा अर्न कर पाएंगे, इसलिए जो है वहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन इज हाई। और अर्बन एरियाज में जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं वो अच्छी जॉब करते हैं, तो वो ऐसे ही जो है मतलब अकेले ही अच्छा कमा लेते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रूरल एरियाज में क्या होता है, रूरल एरियाज में जो मेल काउंटर पार्ट है उनकी भी जो इनकम है वो बहुत ही मार्जिनल होती है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर होल फैमिली, उनकी जो है नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है, इसलिए वहां पर फीमेल भी वर्क करती है। दिस इज द मेन रीजन व्हाई हम लोग जो है रूरल एरियाज में ज्यादा फीमेल का पार्टिसिपेशन देखते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, and the source for this particular information is National Sample Survey Office या organization NSSO का 68th राउंड जो है उससे हमें ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, देन कम्स टू वर्कफोर्स। नाउ बेसिकली वर्कफोर्स क्या होता है, हमने वर्कर पढ़ा, लेबर फोर्स पढ़ा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पढ़ा, अब वर्कफोर्स क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सारे टर्म्स अलग अलग हैं, सब में स्लाइट डिफरेंसेस हैं और इन स्लाइट डिफरेंसेस पर जो है ना आपको घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आप अच्छे से समझ लो कि क्या चीजें हैं। वर्कफोर्स क्या होता है, सो द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। ठीक है, वर्कफोर्स क्या है, वो पर्टिकुलर जो है ना पॉपुलेशन या वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयड है। अब समझो क्या हुआ, लेबर फोर्स में आपने जो चीजें ली थी उसमें दो काइंड के हमारे पास में लोग थे, एक थे हु आर वर्किंग, ठीक है,
एक तो कौन सी कैटेगरी थी, जो कि वर्क कर रहे हैं, एक कौन सी थी, दे आर नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, दे आर सीकिंग वर्क, दे आर रेडी टू वर्क। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये था आपका क्या, लेबर फोर्स। वर्क फोर्स क्या बोलता है, वर्क फोर्स बोलता है सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज टर्म्ड एज वर्क फोर्स। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी लोग एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उन्हें वर्क फोर्स में जो है कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया। लेबर फोर्स में ये दोनों था, वर्क फोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये है, ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो the number of people या the number of person who are actually employed at a particular time are known as workforce. It includes all those persons who are actually engaged in productive activities. ठीक है, ये किसे इंक्लूड कर रहा है, उन सारे लोगों को जो कि एक्चुअली किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जो है एम्प्लॉयड है। ऑल राइट, अब यहीं से वर्कफोर्स और लेबर फोर्स की हेल्प से हम जो है ना अनएम्प्लॉयड पीपल निकालेंगे। अनएम्प्लॉयड पीपल या अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हम उन्हें ही मानते हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया था रोहन का। रोहन को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे क्योंकि रोहन खुद ही काम नहीं करना चाह रहा ना, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड क्यों बोलेंगे। अनएम्प्लॉयड हम उसे बोलेंगे जो पर्सन काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज अनएम्प्लॉयड। रोहन इज नॉट अनएम्प्लॉयड, वो खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो तो आपको जो है हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे, आपको हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो है आपकी डेफिनेशंस। अब जनरलाइज्ड कॉमन मैन की लैंग्वेज में तो हम बोल देते हैं अरे वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही बस बैठा रहता है, सोया रहता है, वो बातें अलग होती है। लेकिन जब हम ऑफिशियल टर्म्स में या हम जब जो है बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड कौन होता है। तो अनएम्प्लॉयड को निकालने के लिए क्या करेंगे, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर था वर्कर प्लस नॉन वर्कर, और वर्क फोर्स में क्या है, वर्क फोर्स में आपका वर्कर, तो वर्कर और वर्कर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, नॉन वर्कर्स। तो जो नॉन वर्कर्स है दैट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एट प्रेजेंट बट दे आर रेडी टू वर्क, दे आर सीकिंग वर्क, तो उन्हें जो है हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वर्क फोर्स, आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड जो स्टार्टिंग वाला हम लोगों ने पढ़ा दैट इज वर्कर। ऑल राइट, अब समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो कुछ जो अभी तक हम लोगों ने देखा ये क्या था, ये सारे आपके वेरियस बेसिक टर्म्स थे। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी which enables a person to earn means of living। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जो कि लोगों को अनेबल कर रही है। ठीक है, उन्हें जो है क्या कर रही है, उन्हें जो है हेल्प कर रही है कि वो अर्न कर सके उनकी मीन्स ऑफ लिविंग को। ठीक है, इट रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स इनकम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये एक ऐसा अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं जिसमें एक जो पर्सन है वो इनकम अर्न करता है या फिर वी कैन से कि उसका जो लाइवलीहुड है उसे अर्न करता है। लाइवलीहुड क्या है, जो हमारी पूरी दिनचर्या है। ठीक है, दिन जो डेली हम लोग करते हैं कि अच्छा ठीक है हमें जो है इन पर्टिकुलर गुड्स की सर्विसेज की जरूरत है, हमें अगर खाना है तो उसके लिए हमें वेरियस चीजों की जरूरत है, तो इन सबको खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, जब हम कमाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब आप अर्न करते हो आपकी लिविंग को तो दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को कुछ हम इस टाइप से जो है बाइफरकेट करेंगे। दैट इज एक कंसेप्ट है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, एक कंसेप्ट है हमारे पास में वेज एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एंड वेज एम्प्लॉयमेंट को अगर हम फर्दर जो है डिफरेंशिएट करें या फर्दर इसको बाइफरकेट करें तो देयर कम्स रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। अब ये सारे क्या है, सेल्फ, वेज, कैजुअल, रेगुलर, ये सब क्या है, इन्हें जो है हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक पर्सन जो कि खुद ही एम्प्लॉयड है
वो किस में आ जाएगा, वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट में आ जाएगा। इन शॉर्ट, जब एक पर्सन अपने ही जो है रिसोर्सेस को यूज करता है और अपनी जो लिविंग है उसे अर्न करता है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन ने एक शॉप खोली है, ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ दैट शॉप। अब उस पर्सन ने खुद ही का रिसोर्स यूज किया, खुद ही के पैसे लगाए हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल किया है, उसके बाद में जो है खुद ही उसमें सारी चीजें कर रहा है। अपने पास में वर्कर वो बिल्कुल रख सकता है, लेकिन वो किसी के अंदर काम कर रहा है क्या, नहीं, वो खुद ही मालिक है, ठीक है, उसने खुद ने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं एंड अब वो जो है अर्न कर रहा है उससे। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, कि वो खुद एम्प्लॉयड हैं, वो किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वो वेज एम्प्लॉयड नहीं है, उनका जो भी अर्निंग होगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लॉस होगा तो उनका, प्रॉफिट होगा तो उनका, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जहां पर एक पर्सन खुद ही के रिसोर्सेस को यूज करता है अपनी लिविंग को बनाने में, इस पर्टिकुलर चीज को या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो वर्कर्स जो कि कुछ एंटरप्राइजेस या कोई एंटरप्राइज से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप एक कंपनी खड़ी कर दो, आप एक फार्मर हो, आप एक शॉपकीपर हो, आप एक जो है सब्जी वाले या कोई भी वी कैन से कि वेंडर हो, ठीक है, तो ये सब अगर आप खुद एम्प्लॉयड हो तो यू विल बी टर्म्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये एंटरप्राइज में वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं जिन जिन का मैंने अभी नाम लिया है, और इसके अपार्ट और भी कुछ है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। About 52% of workforce in India belongs to this category. Majority of जो workforce है इंडिया की वो self employed ही है, ये बात ध्यान रखना, majority self employed है, ठीक है। For example, shopkeepers, traders, businessmen, etc. अब इसका एक सिंपल सा, ये जो majority workforce self employed है ना, इसको सिंपल सा समझना। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजरली जो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही आपको देखने को मिलेगा, भले ही एक स्मॉल फार्मर है, लेकिन अगर उसके पास में थोड़ी बहुत भी लैंड होल्डिंग है तो ही इज व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो है ग्रुप को ज्वाइन करेगा। ऑल राइट, सो आई गेस कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। नाउ आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है, अब ये भी नाम से समझ में आ रहा है, वेज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अब आप जो है किसी के अंडर काम कर रहे हो। अब एक पर्सन खुद एम्प्लॉयड नहीं, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब कि जो काम दे रहा है, और एक एम्प्लॉई है मतलब कि जो काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और आपको आपके काम के वेजेस मिल रहे हैं, सैलरीज मिल रही है, दैट इज टर्म्ड एज बेसिकली वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। So an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return is known as wage employment, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट हम किसे बोलेंगे, जहां पर एक वर्कर जो है वो अपनी सर्विसेज को, अपनी जो लेबर है उसे सेल करता है। इन द सेंस एक वर्कर जो है, या हम ये बोले कि एक जो पर्सन, एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी और को और उसके रिटर्न में वो इनकम अर्न करता है, तो दैट इज बेसिकली वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉई और हायर्ड वर्कर एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयर, ठीक है। दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर्स एंड इन रिटर्न गेट वेजेस। जो वर्कर्स है, या वी वुड से कि जो वेज एम्प्लॉयड है, जिसमें कि हम लोगों ने क्या बाइफरकेशन किया है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का। इसमें क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉई है वो अपनी जो लेबर सर्विसेज है वो ऑफर करता है एक एम्प्लॉयर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाय अ हॉस्पिटल, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन हुआ, हॉस्पिटल, और डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है एम्प्लॉय, ठीक है। So wage employment is of two types. First is your regular workers and second is your casual workers. अब regular और casual workers क्या है इसको समझो। Regular workers जहां पर जो है एक वर्कर को रेगुलर बेसिस पर जो है क्या मिल रहे हैं, उसके वेजेस, उसकी सैलरीज, जो वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स है, पर्क्स है, ये मिल रहे हैं, ठीक है।
अब रेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं डेली बेसिस का बोलूं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। रेगुलर का मतलब है कि आपको जो है क्या मिल रहा है कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास में एक फिक्स्ड है कि हाँ आप जो है यहाँ पर काम कर रहे हो, आप एटलीस्ट 4-5 महीने 1 साल करोगे, आपकी इनकम इज फिक्स्ड एट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कई बार फिक्स नहीं भी होती है, इंसेंटिव्स पर रहती है दैट अकॉर्डिंग टू द वर्क यू आर डूइंग उस हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगे, आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन स्टिल वहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। कहां पर? रेगुलर वर्कर्स में। ऑल राइट, सो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो है मैंने कहेंगे व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन or by an enterprise and is paid on regular basis, then such worker is known as regular salaried employees, ठीक है। regular worker accounts for just 18% of India's workforce, बहुत ही कम वर्कफोर्स जो है वो आपके रेगुलर वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जब हम बात करें किसकी? कैजुअल वर्कर्स की, तो कैजुअल वर्कर्स कौन है? कैजुअल वर्कर्स वो हैं जो कि कभी कभी एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। एक जो है डेली वेजेस के टर्म्स पर वो लोग एम्प्लॉयड होते हैं कि ठीक है आप इतना काम कर दो, आपके काम के बेसिस पर आपको जो है वर्क वी कैन से कि वेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। काम हो गया जो है वो चीज खत्म। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास में जो है एक परमानेंट जॉब है या परमानेंट वर्क है, वो तो जितनी देर जितने टाइम के लिए काम है उतनी देर काम करो और पैसे ले जाओ और जाओ, देन कोई मतलब नहीं एम्प्लॉयर को भी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको एम्प्लॉय करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर को सिर्फ उनका काम करवाना है, काम हुआ है, देन वी डोंट नो कि क्या चीज है क्या नहीं है, इस काइंड से, ठीक है। So workers who are casually engaged and in return get remuneration for the work done are termed as casual workers. Casual workers are not hired on permanent basis, ठीक है। casual workers जो permanent basis पर hire नहीं किए जाते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है काम के बेसिस पर। काम मान लो 2 दिन का है, 2 दिन के लिए हायर कर लिया। काम मान लो 3 महीने का है, 3 महीने के लिए हायर कर लिया, लेकिन परमानेंट बेसिस पर यहाँ पर जो है हायर नहीं किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द वर्क जो है लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम्स, इनकी रेगुलर इनकम नहीं है। रेगुलर इनकम से मतलब ये नहीं कि डेली इनकम नहीं मिल रही है, रेगुलर इनकम से मतलब ये है कि एक जो है आपके पास में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, आपकी एक दिन इनकम हो गई एक दिन नहीं होगी, दिस इज बेसिकली जो है रेगुलर इनकम नहीं होना, ठीक है। जैसे कि जो कैजुअल वर्कर्स है उनको मान लो एक दिन काम मिल गया, उन्होंने काम कर लिया, हो सकता है वो एक दिन में जो है बहुत ज्यादा अर्न कर ले, एक दिन में वो जो है 10-20,000 अर्न कर ले, सेकेंड डे उनके पास में कोई काम ही ना हो। दीज आर दी वेरियस पॉसिबिलिटीज अंडर दी कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। देन प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ऐसे वर्कर्स को कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलता है गवर्नमेंट साइड से, ठीक है। इनके पास में जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास में सोशल बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स ये समझ लो कि बहुत ही वनरेबल सोसाइटी या वनरेबल जो है काइंड ऑफ वर्कर्स में आने वाले हैं। ऑल राइट, सो कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स है। ऑल राइट, तो फिर कैजुअल में इतने हैं और रेगुलर में हमने देखा समवेयर अराउंड 18, बाकी कहाँ गए? बाकी वी हैव सीन कहाँ आ जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो उसी का पार्ट बनेंगे। देन कम्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में और किसके सेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। कितने रेगुलर सैलरीड हैं, कितने जो है आपके पास में कैजुअल लेबरर्स हैं, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है, रूरल में कैसे हैं, अर्बन में कैसे हैं, कितने लोग हैं, और फीमेल और मेल्स में क्या बाइफर्केशन है, इन सबको जो है ना स्टडी करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या जो है पार्टिसिपेशन रेट है और किस काइंड का जो है पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट के अंडर। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर which is used to analyze the employment situation in the country, ठीक है। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो एक इंडिकेटर है जो कि यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए, किस चीज को? जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इकोनॉमी की उससे, ठीक है। वर्कर रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया by the population in India and multiplying it by 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि परसेंटेजेस जो है उसमें आपको निकाल देना। तो जो वर्कर रेशियो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वो आप कैलकुलेट करोगे आपके पास में कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, उसको डिवाइड करोगे आपकी टोटल पॉपुलेशन से, तो उससे हमें क्या समझ में आया? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है।
वर्कर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो हमें मिलेगा। Population is defined as the total number of people who reside in a particular locality at a particular point of time. Population हम किसे कहेंगे? Population को हम define करेंगे वो total number of people जो कि एक particular जो है locality में reside कर रहे हैं एक particular point of time पर। For an example, इंडिया में जो है कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं, ऑल राइट, कितने लोगों को जो है सिटीजनशिप है, अकॉर्डिंगली वील से कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। सो पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज बेसिकली व्हाट, कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने जो है वर्कर्स है आपके पास में, दिस वुड बी टर्म्ड एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। Higher ratio indicates that higher proportion of its population is involved in economic activities. Medium or lower ratio indicates that less people are involved in economic activities. बहुत ही सिंपल सी चीज है ये तो, जितना ज्यादा हायर प्रोपोर्शन है या जितना ज्यादा हायर रेशियो है वो इंडिकेट करेगा कि उतने ही ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं किसमें, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपके पास में जो पॉपुलेशन है दैट इज 100, ऑल राइट। अब 100 में से फॉर एन एग्जाम्पल देयर आर 70 वर्कर्स, इसको मल्टीप्लाई भी करना है ना हमें 100 से, आंसर कितना आ गया 70%। और वहीं अगर मैं बोलूं हमारे पास में वर्कर्स कितने हैं 30, ठीक है, पॉपुलेशन अगेन 100 लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये रेशियो आ गया आपके पास में 30%, ठीक है। तो हायर जो रेशियो है दैट इज ये जो 70% है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा वर्कर्स है कंट्री में, पॉपुलेशन में जो है ज्यादा वर्कर्स है, और जो लोअर मिडिल है वो क्या शो कर रहा है कि देयर आर लेस वर्कर्स इन योर पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इंडिकेशन विच वी गेट थ्रू वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नाउ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें अगर हम लोग इंडिया का फॉर द ईयर 2011-12, ठीक है, कुछ हमारे पास में मेन विमेन है, रूरल है, अर्बन एरियाज है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा टोटल देखते हैं क्या चीजें हैं। अगर देखा जाए सबसे पहले रूरल एरियाज को हम लोग कंसिडर करें तो टोटल जो मेन है दे आर 51.7%। इट मीन्स कि पर 100 लोग जो हैं देर आर 51 मेल्स, पर 100 मेल्स में से देर आर 51 मेल जो कि काम करते हैं, ऑल राइट, दे आर वर्कर्स। कहां पर, रूरल एरियाज में। फीमेल की बात की जाए तो कितनी है 17.5, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, अब इन दोनों का टोटल नहीं लिखा है, ये टोटल किसका लिखा है कि रूरल एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 35% जो है यू विल से दे आर वर्कर्स, ठीक है। देन कम्स टू अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में जो मेन की पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग वर्कर हैं 53, ठीक है, और फीमेल जो है उसमें यू विल से 14.2, ऑलराइट। एंड टोटल अगर हम लोग देखें आपके अर्बन एरियाज में, तो जो अर्बन एरिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 33.9 जो है लोग आपके क्या है वर्कर्स है, ठीक है। टोटल की अगर बात की जाए तो मेन वर्कर्स कितने हैं कंट्री में, दे आर 52.1%, ठीक है। फीमेल कितनी है या विमेन कितनी है, तो दे आर 16.5। डिफरेंस देख रहे हो इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंस सिंपल सी चीज है, हमें क्या शो कर रहा है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो, ठीक है, जो मेन है वो 52.1 जो है वर्कर्स, एंड विमेन का पार्टिसिपेशन देखो इट इज जस्ट 16.5। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा हमें ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो टोटल पूरी कंट्री का कितना है 34.7। इट मींस देयर आर लेस वर्कर्स इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे पास में पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन वर्कर्स कम है। वर्कर कौन होता है, वो इंडिविजुअल जो कि काम कर रहा है किसी भी कैपेसिटी में। तो ये हमें शो कर रहा है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट ही तो शो कर रहा है, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में वही तो वर्कर होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इतना ही है हमारी कंट्री में, ठीक है। पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग एनालाइज करें तो ये जो डिफरेंस है, सॉरी नॉट ये वाला डिफरेंस, ये जो डिफरेंस ये क्यों हो रहा है, दैट इज रूरल एरियाज में ज्यादा विमेन क्यों एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। रीजन इज सिंपल, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था, दैट इज रूरल एरियाज में जो है जो मेल काउंटर पार्ट है इनके वो इतना अर्न कर नहीं पाते हैं बिकॉज उनके पास में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए विमेन जो है वो वर्क करती है साथ में, ठीक है,
ताकि थोड़ी ज्यादा जो है अर्निंग्स हो सके। लेकिन अर्बन एरियाज में ये लोग अच्छा खासा मतलब कि एज कम्पेयर टू दिस ज्यादा तो अर्न कर ही लेते हैं, और इधर जो है फिर विमेन को वर्क करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है अर्बन एरियाज में विमेन का पार्टिसिपेशन इज लो। सेकेंड चीज, एक और चीज यहाँ से जो आप लोग एनालाइज कर सकते हो, दैट इज रूरल एरियाज में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दैट इज 35 एंड अर्बन में इट इज 33.9। दैट मीन्स ज्यादा लोग रूरल एरियाज में एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। व्हाई सो? सिंपलेस्ट थिंग, एक तो यहाँ पर जो है लोगों को मतलब लोग जो है वो पढ़ लिख लिए, उनके पास में स्किल्स जो है, ट्रेनिंग्स एंड ऑल है जो वो आ गई है, ठीक है। अब जो है वो छोटे मोटे जॉब्स पर जाना पसंद नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से काम करने जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो एबिलिटीज के हिसाब से काम ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसलिए ये रेशियो इज लेस। और यहाँ पर जैसा भी काम मिल रहा है हम लोग काम कर लेंगे बिकॉज ऑफ दी एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। ओवरऑल भी देखा जाए तो ये लोग जो है वो ज्यादा अर्न कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो विमेन का पार्टिसिपेशन कम हो गया तो एक तो वो चीज यहाँ पर कम हो जाती है, इसके लिए भी ये कम हो रहा है कि ये जो है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा अर्निंग हो सकती है, इनकम जो है वो ज्यादा अर्न की जा सकती है। तो इसके लिए जो है ये भी एक हमें कम दिख रहा है कि एक विमेन पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो लेस। बाकी अगर मेन का देखो तो मेन का तो ओवरऑल ज्यादा ही दिख रहा है अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो विमेन पार्टिसिपेशन इज लेस, रीजन बीइंग कि उन्हें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है अर्बन एरियाज में जो है एम्प्लॉयड होने की, उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स है वो अर्न करके ले आते हैं अच्छे से, ठीक है। Now following conclusions are drawn for every 100 persons 34.7% are workers in India, या फिर इसको परसेंट को हटा दो भले, 34.7 are workers in India, ठीक है। हर 100 लोगों पर 34 या फिर इन शॉर्ट बोलूं या अप्रोक्सीमेटली इसको पूरा हम लोग बोले तो 35 जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं इंडिया में। हायर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पीपल में ज्यादा प्रपोर्शन हमें देखने को मिल रहा है किसमें? अपने एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। इस चीज को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ये लोग कम है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो लेस, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी? अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। So rural people have limited resources and participate more in employment market. On the other hand, urban people have a variety of employment opportunities. They look for the appropriate job to suit their qualifications and skills. ठीक है, रूरल एरियाज में जो है resources are limited और जो है ये ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स में, ये जो है बहुत मार्जिनल वर्क भी कर लेते हैं, और वहीं अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन जो वर्कर्स हैं दे डू सीक कि उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो है उन्हें जॉब मिले, ठीक है। देन एजुकेशन लेवल की बात की जाए कहां पर ज्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियस सी बात है अर्बन एरियाज में। So in rural areas, many do not go to schools or colleges, and even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce. In urban areas, a considerable section is able to study in various educational institutions. ठीक है, तो जो rural areas हैं वहां पर बहुत लोग स्कूल कॉलेजेस जाते नहीं हैं, और जो बहुत सारे जाते भी हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो आधी अपनी स्कूलिंग या आधी जो है कॉलेज कर कर छोड़ देते हैं और वो काम में लग जाते हैं, ठीक है। वहीं अर्बन एरियाज में काम में लेट लगते हैं लोग और जो है पढ़ाई ज्यादा करते हैं, ठीक है। देन हायर प्रपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स, सिंपली इट इज शोइंग जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पर और कोई जो है आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये जो मेल और फीमेल में इतना डिफरेंस दिखा है उसके पीछे का देयर इज जस्ट अ सोल जो है रीजन, दैट इज व्हाट? दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी। आपको मतलब कि फीमेल्स को काम करने की क्या जरूरत है, ठीक है, नहीं करोगे काम घर पर रहो, ठीक है। देन विमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज, तो इस चीज को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूरल एरियाज में विमेन वर्कर्स जो है वो ज्यादा है। सो इट हैपेंस बिकॉज पीपल इन रूरल एरियाज कैन नॉट स्टे एट होम ड्यू टू देयर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस होने की वजह से जो है रूरल एरियाज में लोग घर पर नहीं रह सकते हैं। देन अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर्स, ये भी है कि विमेन वर्कर्स का अंडर एस्टिमेशन भी होता है, जैसे कि जो है बहुत सारी जगहों पर जो है विमेन काम करवा देती है, हाथ बट जो है मतलब कि साथ में जो है हेल्प करवा देती है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इज नॉट कैलकुलेटेड, ठीक है, इज नॉट मेजर्ड। और अगर एक मेजरली देखो तो जो हाउस मेड्स होते हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका तो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी जो है
कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये भी इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो विमेन वर्कर्स है उनका अंडर एस्टिमेशन होता है, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें अकॉर्डिंग टू जेंडर, ऑलराइट, दैट इज जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबरर्स है, इस चीज में हम लोग देखें तो हियर वी हैव अ पाई चार्ट जो कि मेल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये लाइंस में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही हो तो आई विल मेक जो है इसकी मतलब कि अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ कर दूंगी तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। जो रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छा येलो से ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो 52% जो है मेल वर्कर्स दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला आपको शो हो रहा होगा दिस इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कंसेप्ट। विमेन का अगर देखें तो विमेन कितनी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये जो है आपका ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 52%। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि मेन एंड विमेन, ठीक है, दोनों जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास में परसेंटेज है दैट इज 52% उसके बाद में आते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज पर। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कितने हैं, इफ वी गो फॉर मेल इट इज 24% एंड फॉर फीमेल इट इज 21%, ठीक है। और जो बचा हुआ है दैट इज कैजुअल वेज लेबरर्स, जो कि आप लोग देखोगे मेल वर्कर्स में इट इज 24 एंड फीमेल वर्कर्स में इट इज 27, ठीक है। तो इससे हमने क्या एनालिसिस ड्रॉ किया है, पिक्चर को देखना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, आपको इससे जो है एनालिसिस ड्रॉ करना है। तो आपने इससे क्या एनालाइज किया कि सबसे ज्यादा जो है हम लोग हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को देखते हैं, बी इट मेन और बी इट विमेन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मेल वर्कर्स में हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर्ड टू फीमेल वर्कर्स। क्या रीजंस होगा इसके पीछे का, बिकॉज जो मेल वर्कर्स है या जो मेल काउंटरपार्ट्स है और वी विल से कि जो मेल्स होते हैं उन्होंने ज्यादा अच्छी जो है क्वालिफिकेशंस लिए हैं, ज्यादा अच्छी स्किल्स, ट्रेनिंग्स, लिटरेसी, एजुकेशन, सब कुछ जो है उन्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा मिला है, इसलिए वो रेगुलर जो वर्कर्स है उसकी कैटेगरी में आ पा रहे हैं, वो उस टाइप का जो है वर्क कर पा रहे हैं। फीमेल के पास में उतना नॉलेज नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है, तो ये रेगुलर सैलरीड में जो है उतना ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर इसका परसेंटेज लेस। एंड देन गोज टू दी कैजुअल वेज लेबरर्स, तो जो मेल वर्कर्स है दैट इज 24 एंड फीमेल में इट इज मोर दैट इज 27, रीजन बीइंग मेजरली हम लोग बोलेंगे इलिटरेसी, ठीक है। और मेजरली एक और चीज बोलेंगे कि जो फीमेल वर्कर्स है वो हमें रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं एंड रूरल एरियाज में कैजुअल वेज वर्कर्स ही तो ज्यादा मिलेंगे, रेगुलर सैलरीड थोड़ी ना मिलेंगे इतने, ठीक है, इसलिए जो है विमेन का उसमें परसेंटेजेस मोर। ऑल राइट, अब इसको थोड़ा सा और जो है बाइफरकेट करके और थोड़ा सा और जो है इसको डिटेल में देखें। सो फ्रॉम द पाई डायग्राम्स द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटिस्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, नो डाउट, इस चीज को हम लोगों ने बिल्कुल देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है और वो मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। देन कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर द सेकेंड मेजर सोर्स, सेकेंड मेजर सोर्स जो है वो कैजुअल वर्कर्स में आ रहा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखोगे मेल फीमेल का ऐड करके तो सबसे ज्यादा जो है आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, देन उसके बाद में क्या मिलेगा, कैजुअल वेज वर्कर्स, ठीक है। तो दिस इज शोइंग कि हमारी कंट्री में जो वर्क सराउंडिंग्स है, ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है। हमारे यहाँ पर रेगुलर सैलरीड वर्क जो है वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू कैजुअल वर्क, और ऐसा क्यों है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखो, इसके पीछे का रीजन जो है ना वो हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सो इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मेन आर फाउंड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन दैट इज 52%, whereas women form only 21%, ठीक है। ये 52 तो इट वुड बी 24% और 25%, ठीक है, तो वो होगा, और वही विमेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 21% जो है वो आ रही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका किसका कंसेप्ट हो गया, आपके रेगुलर वर्कर्स और जो है मतलब रेगुलर सैलरीड वर्कर्स में मेन एंड विमेन का। द रीजन दिस कुड बी स्किल रिक्वायरमेंट एज रेगुलर सैलरीड जॉब्स रिक्वायर स्किल्स एंड अ हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, ठीक है।
तो इसके पीछे का डिफरेंस या इस डिफरेंस के पीछे का रीजन इज व्हाट, कि जो है मेल वर्कर्स में स्किल्स एजुकेशंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फीमेल वर्कर्स, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन देखें, ठीक है, रीजन इन द सेंस जो है आपका रूरल और अर्बन एरियाज में अगर देखें तो कुछ इस पर्टिकुलर का चार्ट हमें दिख रहा है। देखते हैं क्या चीजें हैं। कैजुअल वर्कर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो दिस इज कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। ये जो रेड वाला मैं शो कर रही हूँ ये कैजुअल वर्कर्स है, और एक और शो कर देती हूँ जिससे कि आपको बाइफर्केशन में इजी रहेगा। नेक्स्ट वन है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम लोग देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज दिस वन, ठीक है, ये वाला जो है दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑलराइट। तो अब जो है वी कैन सी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो रूरल एरियाज में 58% है और अर्बन एरियाज में कितना है, इट इज 38%। तो एज कंपेयर्ड टू रूरल एंड अर्बन एरियाज ज्यादा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हमें कहां पर दिख रहे हैं, रूरल एरियाज में। रीजन इसका मेजर क्या है, फार्मिंग, याद रखो इसको, ठीक है। फार्मिंग जो है वो आपका मेजर रीजन है इसके पीछे का। Most of the people in rural areas are farmers and farmers are self-employed। चाहे वो small farmer भी क्यों ना है लेकिन वो self-employed हुआ ना, इसलिए जो है self-employed का percentage is more in rural areas as compared to urban areas। वैसे urban में भी देखें तो काफी जो है major proportion ये cover कर रहा है, that is 38%, तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें किसकी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज की। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो है दे आर दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है, ऑलराइट। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कितने हैं, अगर अर्बन एरियाज में देखा जाए तो इट इज 47% एंड रूरल एरियाज में इट इज 13%। नाउ जो है क्लियरली इसका डिफरेंस हमें दिख रहा है, और क्यों है, इसका रीजन क्या है कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर आपको जो है ज्यादा स्किल्ड लोग मिलेंगे, ज्यादा जो है लिटरेट लोग मिलेंगे, ज्यादा एजुकेटेड लोग मिलेंगे एज कंपेयर्ड टू योर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में इन सब की कमी है, ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर रेगुलर वर्कर्स भी कम है। Then comes to casual wage laborers। तो casual wage laborers urban areas में they are 15% and rural areas में it is 29%। Why so much of difference? Simple चीज, क्योंकि यहाँ पर जो है urban areas में regular workers ज्यादा हैं, ठीक है, उनके पास में स्किल है, एजुकेशन है, सब कुछ है, तो अकॉर्डिंगली वो ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। यहाँ पर लोगों के पास में वो नहीं है, इसलिए वो कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स कम रहेंगे, ऑलराइट। आई गेस कंसेप्ट आपको जो है वो समझ में आया होगा कि क्यों जो है ये डिफरेंस ऐसा हमें दिखा है इन कैजुअल वेज लेबरर्स, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो वेरियस रीजंस हैं आई होप सो आप इन्हें जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो इसी चीज को थोड़ा सा देख लें हम लोग। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन बोथ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में इट इज 38, रूरल एरियाज में इट इज 58, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हम ये बोल रहे हैं, ये मत बोलना आप कि मैडम जो है अर्बन में ये मेजॉरिटी थोड़ी ना है, मेजॉरिटी नहीं बोल रहे हैं हम, मेजर बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज जो है एक सब्सटैंशियल जो है परसेंटेज ये कवर करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ रूरल एरिया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स are greater as majority of rural people are engaged in farming on their own plots of land, ठीक है। और रूरल एरियाज में क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ फार्मिंग, ठीक है। देन कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो इन केस ऑफ रूरल एरियाज कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ 29% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स की भी जो है 29% किसमें, आपके रूरल एरियाज में, ठीक है। तो रूरल एरियाज में कैजुअल वर्कर्स आर मोर। देन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज की बात की जाए तो इन अर्बन एरियाज इट इज द सेकंड मेजर सोर्स विद 47% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। जो है आपका अर्बन एरिया में ये सेकंड मेजर सोर्स है। अर्बन एरियाज में ऑल्दो वील से इट इज द फर्स्ट मेजर सोर्स, ठीक है। सेकंड मेजर सोर्स तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, तो it is first major source. Urban people have more variety of employment opportunities because of their educational attainments and skills, ठीक है। अर्बन एरियाज में ये क्यों ज्यादा है, बिकॉज इनके पास में जो है ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, रीजन बीइंग देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स एंड देयर स्किल्स, ठीक है।
Only 13% of rural people are engaged as regular salaried employees due to illiteracy and lack of skills. All right, so I guess कि ये जो चीज है, जो आपका distribution of employment है, as per what, as per region, ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ठीक है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स की अगर बात की जाए, सेक्टर्स क्या है आपके, सेक्टर्स आर योर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है. तो सेक्टर्स की अगर बात करें तो जनरली वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन फॉलोइंग 8 डिफरेंट डिविजन्स, इंडस्ट्रियल डिविजन्स: एग्रीकल्चरल, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज, ठीक है. बेसिकली ये जो है ये आ जाएगा आपके प्राइमरी सेक्टर में, देन वी हैव दिस जो कि आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में, एंड वी हैव दिस जो कि आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर में, ठीक है, या टर्शरी सेक्टर में. ऑल राइट, तो इस बेसिस से जो है आपकी जो पूरा इंडस्ट्रियल बेस है वो डिवाइड होता है इनटू वेरियस सेक्शंस एंड वेरियस सेक्टर्स, ठीक है. So all working persons engaged in these divisions can be grouped into 3 major sectors, that is primary, secondary and tertiary. प्राइमरी में एग्रीकल्चरल, माइनिंग, क्वेरिंग आ गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन आ गया, टर्शरी में इट इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज जो है ये आ जाता है, ठीक है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री अगर देखा जाए 2017-18 का हमारे पास में डेटा है, तो here we have primary, secondary and tertiary. Then we have place of residence, ठीक है, rural, urban and 6 that is men and female, ठीक है. तो देखते हैं रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है, 59.8%, मेजर जो है वो उसमें आ गया. अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर इज लीस्ट, दैट इज 6.6, ठीक है. मेन अगर देखें तो टोटल जो मेन है उसमें से 40.7% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, एंड फीमेल इट इज 57.1%, ठीक है. फीमेल वर्कर्स जो है उसमें देखो कितना लार्ज शेयर जो है किसमें जा रहा है, आपके प्राइमरी में. यह आ गया आपका कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स, वो सारा सेक्शन, ठीक है. देन उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में रूरल एरियाज इज 20.4 एंड अर्बन इट इज 34.3. अब यहाँ पर जो है अर्बन का शेयर बढ़ता जाएगा. मेन में देखा जाए तो इट इज 26.5 एंड फीमेल ये कम हो गई, दैट इज 17.1, ठीक है. टर्शरी सेक्टर रूरल एरियाज में लीस्ट हो जाएगा 19.8, अर्बन एरियाज में इट इज इन मेजॉरिटी दैट इज 59.1, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है. मेन में ये हो गया 32.8 एंड फीमेल में इट इज 25.2, ठीक है. इन टोटल अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 44.6% जो है वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, जो आपका सेकेंडरी दैट इज एम्प्लॉइंग 24.4% एंड जो हमारा लास्ट टर्शरी दैट इज 31.0%. इन शॉर्ट वी कैन से मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहां पर काम कर रही है, आपके प्राइमरी सेक्टर में. आज भी 2017-18 का डेटा है. चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था, हमारे लीडर्स तब से सोच रहे हैं कि मतलब तब से पॉलिसीज बना रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है उससे वर्कफोर्स को कम करना है. स्टिल आज भी मेजॉरिटी इसी पर ही है, ठीक है, और बाकी के जो है ये डेटा हमारे सामने है. ऑल राइट, तो इससे जो वेरियस एनालिसिस है वो यही है कि प्राइमरी सेक्टर में कितना, सेकेंडरी में कितना, टर्शरी में कितना, मेल फीमेल का जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑल राइट, now from the given figure the following results are drawn. Primary sector is the main source of employment, that is 44.6% for majority of workers in India. Secondary sector provides employment to only 24.4% of workforce and 31.0% of workers are engaged in service sectors, ठीक है. Now growth and changing structure of employment को देखें, that is over the period of time कैसे जो है employment का जो structure है वो change हुआ है, ठीक है, कैसे employment grow की और कैसे employment change हुआ है over the period of time. So during 1950 to 2012 GDP of India grew positively and was higher than the employment growth, ठीक है. जो GDP है इंडिया का वो पॉजिटिव रहा है 1950 से 2012 तक और वो ज्यादा ग्रो किया है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि जितना जीडीपी ग्रो हुआ है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है. There was always fluctuation in the growth of GDP,
बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट अ रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स, वो कभी भी 2% से ज्यादा जो है वो ग्रो नहीं की है। However, in the late 1990s, employment growth started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. 1990s में जो employment growth है वो डिक्लाइन होने लगी, ठीक है, वो फॉल होने लगी, और वो कहां पर पहुंच गई, वो उस लेवल पर पहुंच गई जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में हुआ करती थी, दैट इज 1950s के आसपास जो थी। 1990s तक जैसे तैसे एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करवाया, और 1990 लेट 1990s में ये वापस फॉल हो गई जहां से ये स्टार्ट हुई थी वहां तक। ठीक है, तो दिस शोज कि जो है एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो मेजर जो है ड्रास्टिक इसका इफेक्ट हुआ है। ठीक है, so during these years the gap between the growth of GDP and employment was widening. This trend is termed as jobless growth. ये एक टर्म आया है, इसको याद रखना, that is jobless growth. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ तो हो रही है, आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, तो इट इज अ ग्रोथ विदाउट क्रिएटिंग ऑफ जॉब्स। ठीक है, सो इट इज बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, सो जॉबलेस ग्रोथ refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunities. ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ किसे बोलेंगे, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इकोनॉमी जो है वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस तो कर पा रही है विदाउट द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज नहीं हो रहा है इतना, ठीक है, लेकिन जो है गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बन रहे हैं, जीडीपी इज राइजिंग। ठीक है, ये कुछ हमारे पास में एक चार्ट है जो कि हमें बेसिकली 1950 से लेकर 2012 तक का जो डेटा है वो शो करने वाला है। अगर मैं आप लोगों को शो करूं तो ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है ये जीडीपी को शो कर रही है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है, तो अगर यहाँ पर फिगर्स क्लियर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें ये पर्टिकुलर चार्ट गिवन है। ठीक है, उसी से हम लोगों ने उसी का जो है आपको रेफरेंस लेना है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको शो हो रही है दैट इज बेसिकली आपकी क्या है, जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, और वही जो एक और लाइन यू पीपल कैन सी, दिस इज बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को आप देख सकते हो कि वो काफी जो है नीचे चल रही है एज कंपेयर टू योर जीडीपी, एंड एट द एंड देखो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज 1.12 और जो जीडीपी है दैट इज 7.8, तो इनके बीच का डिफरेंस इज हाई, और जो है यहाँ से भी स्टार्ट जो हुआ था स्टिल आप देखो कि जो है ये गैप जो है ये वाइडन हुआ है, ये कम नहीं हुआ है। सो दिस इज टेलिंग अस कि जो ग्रोथ तो हुई है, आपकी जीडीपी ग्रोथ हुई है, आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई है, लेकिन आप जो है उतना सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ऑल राइट, then the developmental strategies in India, in many countries including India, have always aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture. ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल है कि एग्रीकल्चर से जो है प्रोपोर्शन को कम करने का ट्राई शुरू से ही किया गया है, और इवन कम हुआ भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मेजॉरिटी हाँ बिल्कुल आज भी किस पर बेस्ड है, आपकी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है या प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स कम हुआ है। ठीक है, पहले इट वाज 74.3, अब ये कितना हो गया है, अब इट इज 48.9, एंड अभी 17-18 का डेटा हम लोग देख कर आए थे जो कि 44 समथिंग शो कर रहा था, तो वो और कम हो गया है। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी अभी वहीं पर ही है। इसको अगर हम और ज्यादा डिक्रीज करें और सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर को इंक्रीज करें तो वो ज्यादा सब्सटैंशियल होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर देखें तो पहले ये 10.9 था, देन ये 24.3 पर आया, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इट इज गुड। इधर टर्शरी भी जो है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी से कम करो, सेकेंडरी टर्शरी में जो है पॉपुलेशन या वर्कफोर्स को जो है वो एनहांस करो, इंक्रीज करो, अल्टीमेटली इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और पूरा का पूरा जो है आपका सिस्टम ग्रो करेगा। ठीक है, इन 1922 टू 73, ठीक है, इन 1922 ये 72 बेसिकली 1972 to 73, 74.3% of workforce was engaged in primary sector, which declined to 48.9% in 2011-12.
इट शोज सब्सटैंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्क टू नॉन फार्म वर्क, ठीक है। सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर्स आर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर for the Indian workforce as shares of these sectors have increased from 10.9% to 24.3 and from 14.8 to 26.8% respectively, ठीक है। तो ये बस जो हमारा टेबल था उसी का क्या है, उसी का एक जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, that we are moving from primary to secondary and tertiary sector and which is very very necessary for a country like India to grow, ठीक है। और जो है एक सब्सटैंशियल ग्रोथ के लिए और पूरे जो है वर्कफोर्स को लेकर ग्रो करने के लिए ये चीज जरूरी है, बिकॉज हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो आज भी ओवरबर्डन्ड है। तो अगर उस पर से बर्डन कम होगा तो फार्मिंग सेक्टर जो है ना वो भी हमें काफी अच्छा जो है आउटपुट प्रोवाइड कर पाएगा। ऑल राइट, सो आई होप सो कि यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गई है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सुनो, और वो ये है कि अनअकैडमी पर CUET के जो कोर्सेज हैं, जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बैचेस है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। जो लिंक्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11 हमारे पास में डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज का बैच है, दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस में, इन कोर्सेज में बेसिकली आपके जो वेरियस एजुकेटर्स हैं वो आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करवा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट याद रखना है, कोड कौन सा यूज करना है हमें, SAKSHIV। इसके अपार्ट अगर आप लोग अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो अगेन टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स यूज टू कोड SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, उस पर क्या चल रहा है, क्या न्यू चीज आ रही है, आपके कौन से एजुकेटर किस टाइम पर कौन से वीडियो के साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आई होप सो ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है। और इस पार्ट में हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड उसके वेरियस कंसेप्ट्स, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।